दोस्तों ये वाइब्रो प्रेस मशीन की बेस फ्रेम तैयार हो रही है। इसी के ऊपर मशीनिंग होकर पूरी मशीन का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। दोस्तों वाइब्रो प्रेस मशीन का बेस बनने के बाद में पूरा फैब्रिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर असेंबली का काम जारी है। दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस मशीन की फाइनल असेंबली चल रही है। आधा पेंट हो चुका है पर डिस्पैच से पहले पूरा पेंट होना बाकी है। दोस्तों इसे मशीन का दिल कहते हैं। ये पावर पैक है और अभी फ़िलहाल इसकी असेंबली चल रही है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पावर पैक मशीन की जान बनता है, उसका दिल बनता है, उसको धड़कन देता है। दोस्तों इस लेथ मशीन पर वाइब्रो फीडर मशीन के गियर बॉक्स का फ़िलहाल कवर बन रहा है, लेकिन इसी तरह के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो इस लेथ मशीन पर बनते हैं। दोस्तों फ़िलहाल इस लेथ मशीन पर जो पैन मिक्सचर होता है उसका रोलर का बुश बन रहा है। कैसे ये काम करता है ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों इस स्लॉटिंग मशीन में पुली में स्लॉटिंग हो रही है और इस वाली मशीन में ड्रिलिंग हो रही है एक बेस प्लेट में। दोस्तों जिस मशीन से मैं आपको इस वीडियो में रूबरू कराने वाला हूँ उस मशीन के रॉ मटेरियल की सारी कटिंग CNC प्लाज्मा मशीन से यहीं पर होती है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए मैं आ चुका हूँ मेहसाना गुजरात में, जहाँ पर मैं आपको एक ऐसे ऑटोमेटिक ब्रिक्स मेकिंग प्लांट से रूबरू करा रहा हूँ जो हर घंटे आपको 2500 ब्रिक्स बनाकर दे सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है। ब्रिक्स ऐसी जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, रेड ब्रिक्स से ज़्यादा ताकत हो और दोस्तों बहुत कम पैसे में आपको ये ब्रिक्स बन के तैयार हो जाती हैं और जो मुनाफा आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये पूरा प्लांट कैसे काम करता है, किस तरह से आप ये पूरा बिजनेस कर सकते हैं, ब्रिक्स बनाना कितना आसान है, सारी जानकारी पूरे बिजनेस मॉडल के साथ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, गर्मियों दोनों जो मंजिल पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। दोस्तों आज दुनिया भर की सरकारों का पूरा फोकस विकास पे है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी सरकारें अपने देश में विकास में लगी हुई हैं और जब विकास की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, विकास में भागीदार बनना चाहते हैं, तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ गुजरात के मेहसाणा में और मैं हूँ आज एंडीवर इंटेलिजेंट इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। मेरे साथ मौजूद हैं उनके डायरेक्टर मिस्टर दिनेश सुथार साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस कैसे करें में सर। शैलेश जी आपका भी हमारी कंपनी में बहुत स्वागत है, वेलकम। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेक इन इंडिया कर रहे हैं और ना सिर्फ हिंदुस्तान में लोगों को रोजगार दे रहे हैं बल्कि आप अपनी मशीनों से दुनिया भर में लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। थैंक यू। अब चूंकि मेरे दोस्त नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से वो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, किस तरह से वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। शैलेश जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने आपको बताया, अभी क्या है कि हमारा जो हम जो मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारा बेसिक काम है फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन बनाने का। सेकेंडरी है कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन एंड पेवर ब्लॉक मशीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बिजनेस ऐसे है कि ऐसा नहीं कोई मल्टी सिटी में चाहिए या मेट्रो सिटी में चाहिए, ये कस्बे से लेके मेट्रो सिटी तक की हर एक जगह पे रिक्वायरमेंट है। ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, कंक्रीट के ब्लॉक की ज़रूरत है, ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स की अभी ज़रूरत है। तो रेड क्ले एलिमिनेट करने के लिए हमने 2004 से बिजनेस स्टार्ट किया है। हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स की मशीन बनाते हैं जो कि हमारे पास लंबी चौड़ी रेंज में अवेलेबल है। 1200 ब्रिक्स पर आवर से लेके 5000 ब्रिक्स पर आवर तक की, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमारे कस्टमर को हम ऑफर कर रहे हैं फुल्ली ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक कैटेगरी में फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन, कंक्रीट पेवर ब्लॉक मशीन और कंक्रीट सॉलिड और होलो ब्लॉक मेकिंग मशीन। ये हमारी मेन प्रोडक्ट लाइन है। तो इसमें वेरिएंट्स होंगे कुछ? हाँ, हमारे पास एक्चुअली जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन है उसमें डेडिकेटेड सीरीज है हाई प्रेशर मशीन्स की, जिसमें मेरे पास 5 मॉडल हैं जो 1200 ब्रिक्स, 1800 ब्रिक्स, 2500 ब्रिक्स, 3500 ब्रिक्स और 5000 ब्रिक्स, ये हो गया पर आवर कैपेसिटी।
और वाइब्रो कॉम्पैक्टिंग जो कि कंक्रीट पेवर मल्टी प्रोडक्ट मशीन बोलते हैं जिसको, जो कंक्रीट पेवर ब्लॉक बनाता है, सॉलिड ब्लॉक बनाता है, होलो ब्लॉक भी बनाता है। उसमें मेरे पास 3 वेरिएंट है, 2500 ब्रिक्स पर आवर वाला है, 3500 ब्रिक्स पर आवर वाला है और 5000 ब्रिक्स पर आवर वाला। अब इसके अंदर अगर हम ऑटोमेटिक बैचिंग सिस्टम ऐड करना चाहिए, हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको ऑटोमेशन ऐड करना है, मॉड्यूलर प्लांट है, अगर बैचिंग सिस्टम ऐड करना है, स्टेकर सिस्टम ऐड करना है, तो ऐसे अगर कॉम्बिनेशन वाइज जाएंगे तो बहुत बड़ी रेंज है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी वाइज और बजट वाइज जी। तो हर एक बजट में कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब चूंकि आपने कहा कि 2004 से शुरू किया और रेड ब्रिक्स जो लाल ईंट होती है उसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, ऐसा क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सरकारें भी चाहती हैं। नहीं, लाल ईंट को एलिमिनेट करना इसलिए ऐसा नहीं है, क्रिटिकाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि लाल ईंट बनाने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि जो हमारी फर्टाइल लैंड है उसका एक टॉप लेयर जो होता है वो लाल ईंट बनाने में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंडरी उसको जब हम फायर करते हैं उसको पकाना पड़ता है, तो फायर करने के लिए कोल यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है। तो उसको जब हमने 2004 में ये मशीन बनाई जब, तब हमने यही प्रोस्पेक्ट रखा था कि हम फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे रादर देन ब्रिक्स मेकिंग मशीन, क्योंकि फ्लाई ऐश यूटिलाइज करना ज़्यादा जरूरी है। फ्लाई ऐश अपने लिए एक अच्छा मटेरियल है जो कि इजीली अवेलेबल है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं अभी कि आप ईंट बना रहे हो, उसमें जो वेस्ट मटेरियल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और सेकंडरी जो हमारी क्ले से ब्रिक्स बनती है वो क्ले भी हम बचा रहे हैं, मतलब हमारी फर्टाइल लैंड अभी हम बचा रहे हैं जी। ये प्रोस्पेक्ट है। तो जहां तक मैं समझता हूँ ईंट भट्टा जो लाल ईंट बनाता है उसमें तो बहुत कम ईंटें बन पाती हैं, काफी कैपिटल इंटेंसिव काम है वहाँ पे भी। पर जो अब आप ये फ्लाई ऐश की नई टेक्नोलॉजी की मशीनों से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या नई अपॉर्चुनिटी है? मतलब जो ईंट भट्टे में कहते हैं बहुत कमाई है, क्या इस मशीन को लगाने से भी बहुत कमाई होगी? क्या प्रॉफिट मार्जिन्स मिलने वाले? प्रॉफिट मार्जिन बहुत हायर है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो ईंट भट्टा है वो एक डेडिकेटेड मार्केट है, जिसके अंदर जो ईंट बनाने के लिए जो टीम चाहिए, जो लेबर चाहिए, वो के मतलब एक पर्टिकुलर लोग होते हैं कि जिनको आपको वहाँ पे बिठाना पड़ता है, ब्रिक्स बनानी पड़ती है। वेदर के ऊपर भी बहुत डिपेंड है वो, कि कच्ची ईंट बनाई है, वहाँ पे अपने थप्पा लगाया है, भट्टे में डाला है, गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि चिमनी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बारिश आ गई, उसमें रेट में भी वेरिएशन आ जाता है। हमारी मशीन में क्या होता है, पीएलसी बेस्ड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, सिंपल से सिंपल टेक्नोलॉजी है, और एक जो कॉमन थोड़ा बहुत जो जानता है आदमी टेक्निकल, वो मशीन को ऑपरेट कर सकता है। दूसरा, पीएलसी बेस्ड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इंटरलॉकिंग सिस्टम भरपूर दिए हुए हैं, तो इसमें माल फंक्शन का कोई चांस नहीं है कि भाई कोई आदमी जानबूझ के या गलती से भी उसमें एक्सीडेंट कर देगा, ऐसा वैसा कोई नहीं है। दूसरा, फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि पर्टिकुलर टाइप के ही आदमी चाहिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन लगाया, आपके पास जो टीम होगा, आपके पास जो ऑपरेटर होगा, उसको हम ट्रेन करेंगे, मशीन आपके वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, मटेरियल का रेशियो समझाएंगे, मजबूत ईंट कैसे बनाते, वो पूरा गाइडेंस हमारी तरफ से रहेगा। तो एक तरफ से जो लाल ईंट बनाने के लिए जो आपको लेबर की हेडेक रहती है वो एक तो खत्म हो जाएगी, वेदर पे जो डिपेंड है वो खत्म हो जाएगा, वेदर का कोई इश्यू आएगा नहीं। हाँ, हालांकि ज़्यादा बारिश वगैरह है तो नहीं चला सकते, बाकी आप 12 महीने प्लांट चला सकते हैं। तीसरी बड़ी बात कि जो क्ले ब्रिक मशीन, क्ले ब्रिक जब आप बनाते हो तो उसके अंदर एक मिनिमम क्वांटिटी होती है, जितनी ब्रिक्स आपको बना के रखनी ही पड़ती है, चाहे आपकी खपत हो चाहे नहीं हो। इस मशीन में क्या है कि हमारे पास बहुत लंबी रेंज है। कोई आदमी बोलेगा कि भाई मुझे पीएमईजीपी में या ऐसी कोई लोन वोन करके छोटा बिजनेस करना है, तो हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। कोई आदमी बोलता है कि भाई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक फैक्ट्री लेवल का एक मशीन लगाना है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो बहुत लंबी चौड़ी रेंज हम ऑफर कर रहे हैं। तो पर ब्रिक्स अगर मैं बात करूं, कौन सा प्लांट, एक प्लांट के एग्जांपल देके आप बता पाएं कि इतनी ईंटें बनाएगा, इतना पैसा एक पर ईंट पड़ेगा, क्या खर्चे होंगे और फाइनल प्रॉफिट मार्जिन्स क्या मिलेंगे, जिससे कि पूरे महीने का एक एवरेज निकल पाए? तो ब्रिक्स के प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मॉडल वाइज तो बहुत सारे कैलकुलेशन हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मॉडल को अगर पकड़ के चले तो 12 ईंट वाला जो हमारा मशीन है 1 घंटे में 2500 ब्रिक्स बनाता है, 8 घंटे में 20,000 के हिसाब से वो पर डे आपको 40,000 का प्रॉफिट देगा। महीने के 300 दिन चल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा मंथ अगर आप चलाते हैं तो 1 महीने का 12 लाख रुपया एवरेज आपको कमाई होगी इसमें, सारे खर्चे निकालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एंड मेंटेनेंस वगैरह सब निकालने के बाद पर मंथ 12 लाख रुपये। अच्छा, और बड़े मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा होगा तो उसमें रिस्पेक्टिवली कम हो जाएगा ये। तो अब मार्केट है क्या इतना? मार्केट जैसे आप इतनी सारी ईंट बनाएंगे पर डे 20,000 ईंट, क्या बिक जाएंगी वो? बिल्कुल। अभी क्या है कि रेड ब्रिक का, क्योंकि हम जब कंपेयर करेंगे तो इस चीज़ को रेड ब्रिक के साथ ही कंपेयर करेंगे या तो एएसी ब्लॉक के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम रेड ब्रिक के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो रेड ब्रिक्स का एक सक्सेसफुल भट्टा
होता है पर डे 30,000 ब्रिक्स उसको बनानी पड़ती है। हम वैसे भी यहाँ पे पर डे 20,000, तो पर डे 20,000 आराम से बिक जाता है। एक लिबरल प्रोडक्शन है। हमारे कई सारे मशीन ऐसे भी चल रहे हैं, पर डे 40,000 बना रहे हैं। 5,000 वाला जो हमारा मशीन है, तो वो भी इनफेक्ट उनका भी ऐसा ही सिनारियो है कि वो कम पड़ रहा है प्रोडक्शन। तो अगर जैसे हम मशीन बढ़िया बनाते हैं, वैसे आप ब्रिक्स अगर अच्छी बनाओगे, अच्छी क्वालिटी दोगे, एक रिजनेबल प्राइस पे दोगे, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन भी आपको कम पड़ने वाला है। हमारे रिपीट ऑर्डर भी काफ़ी है कस्टमर से। अब जैसे आपने जिस मॉडल की बात की, अगर हम उसके लिए बात करें कि मशीन हो गई एक, तो और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह की लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं किस तरह के कनेक्शन चाहिए। हाँ जी, इसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि जब आप मशीन ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम आपके पास फर्म का रजिस्ट्रेशन, या तो फिर अगर PMEGP में जाना है तो आपका पर्सनल जो भी आधार वगैरह होके आपको बैंक में जो प्रोसेस करना पड़ेगा फाइनेंस के लिए। सेकंड चीज़ है कि मशीन जब डिलीवर होगी तो मशीन हम जो पहले स्टैंडर्ड कोटेशन देते हैं वो स्टैंडर्ड मशीन का देते हैं। उसके एलाइड जो एक एसेसरीज वगैरह होती है, मान लीजिए ऑयल हो गया, केबल, पैलेट्स वगैरह, वो हमारे पास अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर कस्टमर चाहे तो खुद भी वो प्रोक्योर कर सकता है। फिर जब मशीन ऑर्डर होता है तो हम वहाँ पे फाउंडेशन लेआउट भेज देते हैं कस्टमर को, तो फाउंडेशन लेआउट करना होता है। अगर लेआउट करने में कोई दिक्कत है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो हमारा इंजीनियर वहाँ पे जाएगा और फाउंडेशन करके देगा उनको। वहाँ पे शेड वेड बनाना होता है, और मशीन जब पहुँचेगी तो हमारा आदमी फिर फाइनल इंस्टॉलेशन के लिए जाएगा, और इंस्टॉलेशन के बाद उसकी ट्रेनिंग वहीं पे साइट पे ही होगी। राइट, ये पूरा सिस्टम रहेगा। अच्छा, अब लेबर जैसे आती है तो लेबर सेमी स्किल चाहिए, स्किल चाहिए, और वो लेबर कहाँ मिलेगी? क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो लेबर की तलाश में रहेंगे, वो सोचेंगे कि मैं आजकल लेबर बहुत प्रॉब्लम करती है, तो लेबर के इंटरेस्ट क्या होते हैं और किस तरह से पेमेंट होता है उनको, अगर आप उसके बारे में बता पाएँ। लेबर इसमें दो तरीके से होते हैं। एक तो कई सारे हमारे प्लांट ऐसे चलते हैं जहाँ पे सैलरी बेस्ड पर्सन होते हैं कि भाई एक आदमी आपने सुपरवाइजर या तो फिर ऑपरेटर रख लिया, और बाकी के जो लेबर होते हैं वो सैलरी बेस्ड होते हैं, पर डे बेसिस पे होते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा अच्छा मॉडल ये है कि पर ब्रिक्स उनको दे दिया जाए। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, लेबर की टीम्स भी है, और आपके पास जो लेबर है उनको भी आप लेटर ऑन, थोड़ा प्लांट चला के लेटर ऑन वो भी कैलकुलेशन एक हो सकता है कि भाई एक ब्रिक्स पे इतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो दोनों का फ़ायदा है। कस्टमर का फायदा है कि उनको वॉच नहीं रखना है प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, आदमी कैसा एफिशिएंट काम कर रहा है नहीं कर रहे। लेबर का ये फायदा हो जाएगा कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन निकालेगा उतना ज़्यादा उनको फायदा होगा। तो लेबर का कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर का ट्रेनिंग 100% हम देते हैं। ऑपरेटर का मटेरियल मिक्सिंग का, मटेरियल कैसे बनाना है, करिंग कैसे करना है, स्टैकिंग कैसे करना है, ये सारा ट्रेनिंग हमारी तरफ से होगा। अब स्पेस चूँकि इतना बड़ा आपको प्लांट लगाना पड़ता है, ट्रक्स आते हैं, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, तो क्या स्पेस वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? स्पेस मिनिमम अगर सबसे छोटा मशीन लगाते हैं आप, मान लीजिए 1200 ब्रिक्स पर आवर वाला, तो आपको होगी 2500 स्क्वायर मीटर की। और बड़ा प्लांट लगाते हो रिस्पेक्टिवली भी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5000 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए, करीब 2.5 एकड़ के करीब, बड़े प्लांट के लिए। और लाइसेंसेस के लिए क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एज ए रॉ मटेरियल, हमारा मेन रॉ मटेरियल है वो हम कचरे को यूज़ कर रहे हैं, हम वेस्टेज को कम कर रहे हैं। पॉल्यूशन करने वाला जो चीज़ है उसको हम एक अच्छे चीज़ में बदल रहे हैं, तो हमको इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट के ने भी इसको वाइट लिस्ट में डाला हुआ है, तो लाइसेंस वगैरह की कोई, हाँ, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है जी, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस नंबर वगैरह लेना पड़ेगा, बाकी और कोई लाइसेंस की जरूरत। अब मेरे बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि भाई रेड ब्रिक्स में तो जो है वो टॉप सॉइल लेनी पड़ती है, हमारी फर्टाइल लैंड जो होती है, उपजाऊ जमीन होती है, वो ख़राब हो जाती है, तो यहाँ क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं और वो कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हमारा मेन रॉ मटेरियल है वो ऐसा है, फ्लाई ऐश है, जो थर्मल पावर प्लांट में अभी तक ऐसा एक प्रोस्पेक्टिव है कि भाई आपका 200 किलोमीटर्स की रेडियस में अगर आप प्लांट लगाएंगे तो फ्लाई ऐश आपको इजीली अवेलेबल होगी और रिजनेबल प्राइस में होगी। लेकिन अभी 18 साल के स्पान में मशीन की टेक्नोलॉजी, हमारी नहीं सबकी मशीन के टेक्नोलॉजी में इतना इंप्रूवमेंट आया है कि अगर फ्लाई ऐश की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी होती है तो भी आपकी ब्रिक्स बन जाती है, अगर अच्छी कंपनी का मशीन हो। तो मैं अपनी बात करूँगा कि हमारी कंपनी में आप अगर फ्लाई ऐश मिनिमम से मिनिमम 10% भी डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 60% डाल सकते हैं। तो अभी मशीनरी रॉ मटेरियल में हमारे पास बहुत बड़ा स्पान हो गया। अगर आपके पास फ्लाई ऐश अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेन रॉ मटेरियल फ्लाई ऐश हो गया। फिर है रिवर सैंड। रिवर सैंड ऐसा मटेरियल है कि जो हर जगह अवेलेबल है। जहाँ पे नहीं अवेलेबल है वहाँ पे इसका जो अल्टरनेट मटेरियल काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसको बोलते हैं स्टोन डस्ट, जो क्वारी वेस्ट भी बोलते हैं। तो क्वारी वेस्ट मिल जाएगा या तो फिर सैंड मिल जाएगा, और सीमेंट भी हर जगह अवेलेबल है। अब सीमेंट लेकिन दो तरह का आता है, अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई कर पाएँ। सीमेंट दो टाइप का है। एक है ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो फास्ट सेटिंग करता है।
तो मशीन में जो ब्रिक्स बनती है उसको वो 4-5 घंटे में हैंडल करने लायक कर देता है। ये हमारा एक फ़ायदा है कि उसका फास्ट रिसाइकल हो जाएगा, हमारी पैलेट जल्दी खाली हो जाएगी और जल्दी आप ईंटों को जमा सकेंगे क्योरिंग के लिए। अगर कोई पीपीसी बोलता है कि हमारे यहाँ पीपीसी इजीली अवेलेबल है या सस्ता है, पीपीसी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको पैलेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, इनिशियल कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो हम ये प्रीफर करते हैं कि हम मशीन जब आप ऑटोमेटिक ले रहे हो अच्छी क्वालिटी का, और वैसे भी परसेंटेज वाइज देखेंगे तो पीपीसी आपको 2% ज़्यादा ही डालना पड़ेगा ओपीसी के कंपेयर में, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट सेम ही हो जाएगी। तो हम प्रीफर करते हैं कि आप ओपीसी यूज करिए। स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा आती है? स्ट्रेंथ 20 दिन के बाद दोनों की सेम हो जाएगी, लेकिन इनिशियल स्ट्रेंथ का अपने लिए इंपॉर्टेंस है। जब ईंट बन जाएगी तो जल्दी से जल्दी उसको डिस्पैच करना है, तो उसके लिए क्या है, बेटर है कि आप कोई हार्डनर यूज करोगे या बाहर का कोई एलियन केमिकल आप यूज करोगे, इससे बेटर है कि आप ओपीसी यूज करें, तो ओपीसी से आप फास्ट रिसाइकल कर सकेंगे। राइट। अब ये पूरा प्लांट सेटअप जब होता है, मान लीजिए जिस प्लांट का आपने एग्जांपल दिया, कितना वक्त लग जाता है इसको सेटअप करने में? प्लांट में ऑर्डर फाइनल होने के बाद, एडवांस पेमेंट होने के बाद हमारा लीड टाइम 45 डेज है। 45 डेज में हम मशीन यहाँ से डिस्पैच करते हैं और वहाँ पे इंस्टॉलेशन जनरली हमारा 10 दिन चलता है। 10 दिन में हमारा स्प्लिट ऐसे रहेगा कि 7 दिन हमारा इंस्टॉलेशन चलेगा, बड़े मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 7 दिन हमारा इंस्टॉलेशन चलेगा। 3 दिन हम ट्रेनिंग के लिए स्पेयर करते हैं कि 3 दिन आपका रॉ मटेरियल का टेस्टिंग, बैच ट्रायल एंड मशीन का मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव वगैरह सब सिखाया जाएगा। ऑपरेटिंग में ज़्यादा कुछ सिखाने के लिए है नहीं, टच स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं, तो आप इजीली मतलब 15-20 मिनट या आधे घंटे के ट्यूटोरियल में वो सीख जाएगा ऑपरेट करना। अब एक बहुत बड़ी ज़रूरत है पानी की मेरे ख्याल से, तो पानी के लिए क्या करना होता है? उसके लिए भी कोई लाइसेंस या कोई कनेक्शन लेना होता है? किस तरह से करते हैं? नहीं, पानी में क्या है कि जो ट्यूबवेल बनाते हैं, अभी ज़्यादातर हमारा मार्केट मान लीजिए कि बिहार, झारखंड और कर्नाटका में है, तो वहाँ पे पानी मान लीजिए 200-250 फीट पे मिल जाता है। तो एक छोटा सा 3 HP या 5 HP का बोर बना के आराम से, उसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, पानी आप आराम से वहाँ से एक्वायर करके यूज कर सकते हैं। अगर एक अपने स्टैंडर्ड मशीन लिया है तो आपको पानी मैन्युअल डालना पड़ेगा रॉ मटेरियल में। अगर आपने बैचिंग सिस्टम लिया है तो पानी आपका ऑटोमेटिक डलेगा अंदर, जो आपने परसेंटेज सेट किया उसके हिसाब से, तो पानी का इतना कोई दिक्कत नहीं है जी। अब बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि भाई हमने ये प्लांट लगा लिया है पर हम मार्केट कैसे ढूंढेंगे, तो मार्केटिंग टिप अगर कोई मेरे दोस्तों को आप दे पाएँ। हाँ, मार्केटिंग में 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप जब ब्रिक्स बनाओगे तो नॉर्मल, जो कि भाई किसी को दिखाना, शो करना, अपनी ईंट की खासियत दिखाना कि भाई साइज में परफेक्ट है, मजबूती ज़्यादा है, दिखने में अच्छी है, प्लास्टर कम चिपकता है, कंस्ट्रक्शन में रॉ मटेरियल कम लगे, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हम बताते हैं उनको, कस्टमर को, कि ये आप एक प्लस पॉइंट दिखा सकते हो, जो कि प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि बताने की बातें हैं। और सेकंड होता है कि जहाँ पे ईंटों की बहुत किल्लत है, लोग ढूंढते हैं कि भाई हमको अच्छी ईंट, मजबूत ईंट कहाँ पे मिलेगी और हमारी क्वांटिटी के हिसाब से कहाँ मिलेगी। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ढूंढो, वैसे भी ईंट का जो मार्केट होता है वो लोकल मार्केट होता है, करीब 150 किलोमीटर की रेडियस में मार्केट होता है। तो आप जहाँ पे बिजनेस लगाते हो वहाँ पे 150 किलोमीटर की रेडियस में आप आराम से पहुँचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी बड़ा एरिया है 150। हाँ, 150 किलोमीटर इसके लिए, क्योंकि क्या है कि पहले जब रोड रास्ते अच्छे नहीं थे तो एक था कि भाई लोकल बिजनेस हुआ करता है कि भाई लोकल एरिया में 150 किलोमीटर भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिहार में 2-4 प्लांट हमारे ऐसे हैं, तो 150-200 किलोमीटर की रेडियस से आराम से अपना मतलब मटेरियल टू एंड फ्रॉम करते हैं कि मान लीजिए ईंट सप्लाई किया, सामने उनका रॉ मटेरियल वहाँ से लेके आ गया, वापस लेके, हाँ, फ्लाइस लेके आ गया या तो फिर सैंड लेके आ गया या सीमेंट। तो ये एक ऐसा मॉडल हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन आपका 50% हो गया, क्योंकि आपका एक ही फेरे में 2 काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल फ्लाई ऐश के साथ बेड ऐश भी आती है। एक फ्लाई ऐश वो होती है जो उड़ के जो बैक फिल्टर में जो जमा होती है, हाँ, और जो बेड पे जमा हो जाती है उसको बेड ऐश बोलते हैं। तो ये दोनों यूज हो सकती है आपकी मशीनों में? इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो क्या है कि अगर आपको फ्लाई ऐश अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की ब्रिक्स बनेगी और आपको बॉन्डिंग एजेंट भी कम लगेगा और अच्छी क्वांटिटी में आप डाल भी सकेंगे। लेकिन अभी क्या है, फ्लाई ऐश का भी यूज बहुत हो चुका है, अभी सीमेंट में भी यूज हो रहा है, AAC ब्लॉक में भी यूज हो रहा है, तो कई बार क्या होता है कि फ्लाई ऐश की थोड़ी सी शॉर्टेज हो सकती है। तो इसका उपाय है कि या तो फ्लाई ऐश का परसेंटेज, जैसे मैंने शुरू में बताया कि फ्लाई ऐश का परसेंटेज हमारा कम हो जाएगा, मान लीजिए कि आप 20% 25% डालिए, बाकी आप स्टोन डस्ट और सैंड से काम चलाइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पॉन्डेज, जैसे था कि पहले जो पॉन्डेज आता था तो विदाउट प्रोसेसिंग आता था, उसमें क्ले आती थी, लम्स आते थे, लाइम लम्स आते थे, क्ले लम्स आते थे, ट्री का वेस्टेज आता था, पान डाली वगैरह। अभी क्या है कि वो लोग भी प्रोसेस करके देते हैं, पॉन्डेज भी, जो सप्लायर्स होते हैं वो पॉन्डेज भी स्क्रीन करके देते हैं। तो अगर आपको स्क्रीन की हुई पॉन्डेज मिलती है
या तो पॉन्डेस्ट लाके आप अगर स्क्रीनिंग करके यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो पॉन्डेस्ट भी अभी सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो मेरे सारे दोस्त बड़े एक्साइटेड होंगे कि भाई आप एक प्लांट दिखाएं जो चलता हुआ हो, जो आपके फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट है, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कितने सालों से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी फैक्ट्री भी दिखा सकते हैं जहाँ ये मशीनें बन रही हैं? बिल्कुल, हमने 2004 में वैसे चालू किया था फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन बनाना, और हमारा डेडिकेटेड काम है फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन बनाना और कंक्रीट ब्लॉक मशीन बनाना। तो मैं आपको अपने क्लाइंट की साइट पे फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट वर्किंग दिखाऊंगा, जो कि 12 ईंट वाला मशीन है, 2500 ब्रिक्स 1 घंटे की बनाता है, वो वर्किंग आपको दिखाऊंगा। और सेकेंडरी में आपको अपना वर्कशॉप भी दिखाऊंगा, जहाँ पे एक एक प्रोसेस आपको समझाऊंगा। दोस्तों मैं जानता हूँ आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि ये मशीनें कितने रुपए की आती है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और क्या इसके साथ साथ दूसरे रिकरिंग कॉस्ट रहने वाली है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। हो सकता है आप ये बिजनेस अभी ना करें, हो सकता है आप खुद ना करें, लेकिन आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के किसी और सदस्य के लिए बहुत अच्छी जानकारी रह सकती है, जो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। स्टे ट्यून्ड दोस्तों। वेलकम शैलेश जी। सबसे पहले तो जैसे बात हुई थी हमारी कि मैं आपको एक हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन दिखाने के लिए लाया हूँ अपनी साइट पे, जो कि डिसा में लगा हुआ है, गुजरात में। इस प्लांट की खासियत तो मैं दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले जो ओवरऑल दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमने फ्लाई ऐश ब्रिक्स के साथ आरएमसी का भी प्रोविज़न दिया है, ताकि कस्टमर फ्लाई ऐश की ब्रिक्स बनाए, कंक्रीट के ब्लॉक बनाए और आरएमसी भी साथ में बना के बेच सके। तो मैं 1 बाय 1 यूनिट आपको इल्यूस्ट्रेट करता हूँ। अभी जो आप रॉ मटेरियल एरिया में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे कस्टमर का रॉ मटेरियल है, मतलब सैंड हो गया, स्टोन डस्ट हो गया, एग्रीगेट हो गए। इसमें 12 mm और 18 mm दोनों एग्रीगेट है। एग्रीगेट को लोडर के माध्यम से अपने 4 बिन फीडर में लोड किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स में सिर्फ स्टोन डस्ट और सैंड यूज होगा। फ्लाई ऐश अपने साइलो से आएगी, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो फ्लाई ऐश और सैंड और सीमेंट मिलके फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनेगी। लेकिन 4 बिन इसलिए है कि इस प्लांट में हमको आरएमसी भी बनाना है। तो हमारे 4 बिन फीडर में ये चारों मटेरियल लोड कर दिए जाते हैं। आपके कंट्रोल पैनल के अंदर जो आपको इंटरफेरेंस दिया जाता है, टच स्क्रीन इंटरफेरेंस, वो उसके अंदर आप मटेरियल का रेसिपी सेट कर देते हो, और वो कंपोनेंट के हिसाब से, अपने परसेंटेज के हिसाब से मटेरियल का वेइंग होता है, जो आप अभी कन्वे स्टार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ से इसका वजन होके पूरा एक बैच बनेगा 1500 kg का, और वो बैच में जो रॉ मटेरियल आएगा, वो रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कन्वेयर बोलते हैं इसको। रॉ मटेरियल के कन्वेयर के द्वारा वो चला जाएगा मिक्सचर टावर में, जो सामने मिक्सचर दिख रहा है। ये पान टाइप हैवी ड्यूटी मिक्सचर है, जिसके अंदर हमारा कंक्रीट भी मिक्स कर सकता है, और अपने जो ब्रिक्स के लिए जो मेन रॉ मटेरियल फ्लाई ऐश वाला, वो भी मिक्स कर सकता है। पीछे आपको 2 साइलो दिख रहे हैं। एक साइलो है अपने फ्लाई ऐश के लिए। इसमें अगर फ्लाई ऐश आप स्टोर करेंगे 65 टन फ्लाई ऐश आता है। अगर आप सीमेंट स्टोर करते हैं तो 80 टन सीमेंट आता है। तो दोनों मटेरियल यहाँ से स्क्रू कन्वेयर के द्वारा इंडिविजुअल वेइंग दिया है उसका। रॉ मटेरियल जो अपना जो है, उसको छोड़ के एक अलग से एक दिया हुआ है, जो सीमेंट और फ्लाई ऐश इसमें डायरेक्टली फीड होते हैं। और जो पानी का पंप भी आप देख पा रहे हैं, पानी इसमें ऑटोमेटिकली जो आपने सेट किया वो जाता है। ऐड मिक्सचर अगर आपको डालना है तो आप एक ऐड मिक्सचर भी डाल सकते हैं। और यहाँ से हम चलते हैं साइलो की तरफ। आइए, थोड़ी आवाज़ रहेगी। ये 2 साइलो हैं। साइलो के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि एक में फ्लाई ऐश स्टोर होगा, एक में सीमेंट स्टोर होगा, जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है। जब आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाएंगे तो इसमें चारों मटेरियल प्लस फ्लाई ऐश प्लस सीमेंट मिक्सचर में आएगा। मिक्सचर में मिक्स होके बाद में ये है अपना मिक्स मटेरियल कन्वेयर। ये अपना मिक्स मटेरियल कन्वेयर हो गया। तो जब यहाँ से मिक्सिंग ख़त्म होकर मटेरियल आता है, मिक्स मटेरियल के कन्वेयर के थ्रू ये चला जाता है सीधे अपने मिक्सचर में, अपने प्रेस में। ये अपना प्रेस का बॉक्स फीडर। ये अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने मेन मशीन की तरफ। यहाँ पे हमने बॉक्स फीडर दे रखा है। जो आपका मिक्स मटेरियल है वो पूरा का पूरा बैच बॉक्स फीडर के अंदर स्टोर हो जाता है। और ये बॉक्स फीडर जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अंदर ट्रॉली फीडर के अंदर माल डालता है। ये उसका हाइड्रोलिक पावर पैक है, जो पूरे मशीन को हाइड्रोलिक पावर देता है। यहाँ पे उसके पैलेट्स फीड किए जाते हैं। पैलेट आपके पीवीसी के भी हो सकते हैं, वुडन भी हो सकते हैं, कंपोजिट वुड भी हो सकते हैं। यहाँ पे पीवीसी के पैलेट यूज हो रहे हैं।
ये अपना मेन फॉर्मिंग यूनिट है। यहाँ पे एक साथ 12 ब्रिक्स फॉर्म होती है। 1 घंटे में इसकी 1 घंटे में 2500 के हिसाब से करीब 20,000 ब्रिक्स से आराम से एक दिन में निकाल देता है। और ये हाई वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी है। वाइब्रेटर भी इसमें ऑयल फील्ड बॉक्स टाइप हैवी ड्यूटी वाइब्रेटर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो ब्रिक्स जो बन के निकलती है वो पैलेट के ऊपर, एक पैलेट के ऊपर आप देख पा रहे हैं 12 यहाँ पे आएगी। ये पैलेट स्टेकर है। पैलेट स्टेकर क्या काम करता है, जो पैलेट निकलता है उसको आपको मैन्युअली हैंडल नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली उसको उठा के एक के ऊपर एक रख देगा। ये 4 या 5 या 6 अपने साउज और सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे स्टैक हो जाएगा। स्टैक होने के बाद पैलेट ट्रॉली से, मतलब जो हाइड्रोलिक पैलेट ट्रॉली बोलते हैं इसको, तो वो 5 पैलेट को या 4 पैलेट को उठा के अपने स्टैकिंग एरिया में लेके जाएगा। और जो स्टैकिंग एरिया में ऐसे स्टैक कर दिया जाता है, जो अभी हम दिखाएंगे आपको। ये अपना है स्टैकिंग एरिया। यहाँ पे पूरा स्टैक कर दिया जाता है और ये स्टैकिंग पैलेट पे रहता है करीब 24 घंटे के लिए। सेकंड डे आज की बनी हुई ब्रिक जो है वो सेकंड डे उठा के उसको ऐसे थप्पे लगा दिए जाते हैं उसको क्योरिंग के लिए, क्योंकि ये सीमेंट का प्रोडक्ट है तो इसको क्योरिंग चाहिए होगा। तो पानी से क्योरिंग करने के लिए ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि पीछे उसका स्टैकिंग लग रखा है। इसको वैसे एज पर आई स्टैंडर्ड 28 दिन का क्योरिंग लगता है, लेकिन अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस पूरा मान ले तो 5 से 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन में ब्रिक्स डिस्पैच हो जाती है। ये हो गया अपने एक पार्ट ब्रिक्स बनाने का, कि जो मटेरियल हमने फीड किया उससे ब्रिक्स बन के आ गई। ये अपनी जो ब्रिक्स अभी उसका थप्पा लगा रहे हैं पैलेट अनलोड करके। और जो ये पैलेट खाली हुआ है, ये पैलेट को सीधा मशीन के ऊपर ले लिया जाएगा, साफ़ करके बाद में वो सेकंड डे मशीन के अंदर जाएगा और ब्रिक्स अपनी लोड हो जाएगी यहाँ से सीधी। ठीक है, अब इसमें अगर आरएमसी निकालते हैं तो आइए 2 मिनट में आपको आरएमसी वाला पार्ट दिखा देता हूँ। जो हमारा मिक्सर का जो टावर है वो टावर की हाइट और उसका आउटलेट हमने ऐसे सेट किया है कि अगर मिक्सर ट्रांजिट मिक्सर वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो आरएमसी जो निकलेगा वो भी ट्रांजिट मिक्सर में भर के आप रेडी मिक्स कॉन्क्रीट भी इससे बना सकते हो। और वो ऑलरेडी कस्टमर का चालू है काम ये भी। तो ये रेडी मिक्स कॉन्क्रीट और फ्लाई ऐश ब्रिक्स, और इवन इनके पास एक और भी ऑप्शन है जो हमने दे रखा है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स के साथ ये 12 इंच तक के कंक्रीट के ब्लॉक भी बना सकते हैं और सेम मशीन होलो ब्लॉक भी बना सकता है। और जो रोड के ब्रिज वगैरह में जो आरी वॉल ब्लॉक बनते हैं, आरी वॉल ब्लॉक भी इसमें बन सकते हैं। मल्टी प्रोडक्ट मशीन है ये। पूरा मशीन मैंने दिखाया आपको, अब मैं इसका ऑपरेटिंग दिखाता हूँ आपको। तो ऑपरेटिंग के लिए क्या है कि हमने इसमें 2 सेपरेट पैनल दे रखे हैं। एक पैनल है अपना मेन मशीन के लिए जो मशीन को ऑपरेट करता है, सेकंड है बैचिंग सिस्टम के लिए। और इसमें कंट्रोल पैनल हम प्रीफर करते हैं। ये अपना कंट्रोल रूम हो गया। ये आपका ये मेन हमारा मशीन का पैनल है जिसमें 2 इंटरफेस दे रखे हैं। एक तो है अपने मटेरियल के सेटिंग के लिए टच स्क्रीन है और इसमें ऑटो मैनुअल 2 ऑप्शन है। अभी मशीन जो है वो ऑटो में चल रहा है। जब इसमें आप मैनुअल करोगे तो आप मैनुअल में बटन के थ्रू भी मशीन ऑपरेट कर सकते हैं, जिसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ सेटिंग पर्पज़ के लिए और मशीन के डेमो के लिए ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपको ऑटो में स्टार्ट करके सिर्फ रख देना है बस। और ये उसके बैचिंग सिस्टम की पैनल है। ये बैचिंग सिस्टम की पैनल है जिसमें आप उसका जो वर्किंग है वो ऑनलाइन भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। ग्लास लगा रखे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इसको, क्योंकि पीएलसी बेस्ड पैनल है तो इसको प्रोटेक्ट करना और इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी प्रेफरेबल है। वैसे ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में जो पीएलसी वगैरह आती है वो पीएलसी इतनी हाई एफिशिएंट होती है। पहले था, आज से 15 साल पहले, कि पीएलसी को कंपलसरी एसी में रखना पड़ता था। अभी कई कस्टमर करते हैं अपनी सहूलियत के लिए। वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये पूरा प्लांट का व्यू यहाँ से ले सकते हैं। ये मिक्स मटेरियल कन्वेयर जा रहा है जैसे पहले दिखाया आपको। हाँ, ये देखिए जो अपना फॉर्बिन फीडर है जिसके अंदर हम मटेरियल का स्टोर करते हैं, उसका फीडिंग अभी चल रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, आइए। ये फ्रंट एंड लोडर से फीड किया जाता है। कंपलसरी यूनिट नहीं है बैचिंग सिस्टम, लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें ये आपका हो गया फॉर्बिन फीडर, जिसको ऐसे फ्रंट एंड लोडर से लोड किया जाता है। और 1 बाय 1 सारे मटेरियल लोड करने के बाद जब आप अंदर इसका इनपुट डालते हो कि क्या क्या रेसिपी है, उस हिसाब से मटेरियल का वेइंग होता है। तो वेइंग कन्वेयर में दिखाता हूँ आपको। ये अपना है ग्रिड, सैंड, स्टोन डस्ट एंड छोटी 8 mm वाली ग्रिड।
तो इसका बैचिंग हो जाता है, यहाँ पे वजन हो जाता है। नीचे जो दिख रहा है ऊपर वाला है वेइंग कन्वेयर है, ये वेइंग कन्वेयर के ऊपर इसका वजन हो जाता है और वजन होके फिर अपने आगे के मटेरियल में वो फीड हो जाता है। ये 4 है। 1 2 3 4 बिन फीडर, 4 बिन फीडर बोलते हैं इसको। वो मटेरियल कन्वेयर जो स्टार्ट हुआ, अभी जो बैच बना है अपना ऑटोमेटिक वेइंग होता है और ये बैच जो बना हुआ अपना जा रहा है मिक्सर में। अभी अब जो स्टोरेज यूनिट की जो हम बात कर रहे हैं, ये मटेरियल अपना मिक्सिंग के लिए आगे बढ़ चुका है और वो अभी जाएगा मिक्सर में, जिसको हम लेटर ऑन एक्सप्लोर करेंगे। अब ये 4 बिन फीडर है जो पूरा बनता है 4 mm सीट से। ये 150 mm की आपको चैनल दिख रही है। नीचे RCC का पूरा डिज़ाइन हम प्रोवाइड करते हैं और साथ में अगर आपको चाहिए इंस्टॉलेशन के टाइम हमारा इंजीनियर भी साथ में रहता है, एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन एंड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन तो ऑब्वियसली हमारी टीम ही करेगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वगैरह आप देख लीजिए कितना मजबूत प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हल्का करने का बहुत गुंजाइश है, लेकिन क्योंकि लाइफ लॉन्ग चलाना है मशीन को तो इतना हैवी दे रखा है ये सब। तो अभी हम मिक्सर के सेक्शन में जा रहे हैं। जो ब्रिक्स बनते हुए, अब ये RMC अगर बनाना है, सिर्फ इलिस्ट्रेट कर रहे हैं कि RMC का जो ट्रांजिट मिक्सचर होता है, ट्रांजिट मिक्सचर यहाँ पे लग जाता है और जो मिक्सचर अपने मेन मशीन को जो ब्रिक्स बनाने के लिए जो मटेरियल सप्लाई कर रहा था वही अभी RMC में सप्लाई कर रहा है। तो मतलब इसमें एक ही प्लांट में आपको 2 ऑप्शन हम दे रहे हैं, ब्रिक्स भी बना सकते हैं और RMC भी बना सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अभी। ये मेटालिक साउंड जो आ रहा है ब्रिक्स की मजबूती दिखाता है, देखिए। आइए शैलेश जी, हमारी फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। हम अभी हमारी जो ऑटोमेटिक फ्लाइस ब्रिक्स बनाने की जो प्रोसेस है वो आपको बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत एक्यूरेटली वो प्रोसेस होती है हमारे यहाँ पे। सारा इन हाउस प्रोसेस होता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मशीन का बॉडी और जो भी हाई कैपेसिटी का जो स्टील वगैरह होता है, जो भी छोटे मोटे कंपोनेंट होते हैं, उसकी बॉडी से लेकर छोटे कंपोनेंट तक हमारा CNC मशीन पे उसका कटिंग होता है। इसका 2 रीज़न है, एक तो लो वेस्टेज एंड दूसरा है कि एक्यूरेसी। ये CNC ऑटोमेटिक मशीन से जो भी पार्ट करते हैं वो एकदम एक्यूरेट करते हैं और इसके अंदर डायमेंशनल कोई वेरिएशन नहीं आता है और इससे हमारा मशीन जो है वो सटीक डायमेंशन वाइज बनता है। और इसी CNC प्लाज्मा कटिंग यूनिट में जो हमारा सेक्शन है, उसमें सेकंड सेक्शन हमारा कन्वेयर का असेंबली यूनिट है। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए, मान लीजिए मिक्सर से लेके हमारे मेन प्रेस तक या प्रेस बेसिंग सेक्शन से लेके मिक्सर तक जो भी कन्वेयर जाते हैं, वो कन्वेयर का असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग हम इस सेक्शन में करते हैं। बाकी आगे हमारे मेन जो यहाँ पे कटिंग होके जो मटेरियल गया है उसका प्रोसेसिंग यूनिट में आपको आगे दिखा रहा हूँ। आइए, तो अभी हमने जो CNC प्लाज्मा कटिंग यूनिट एंड कन्वेयर असेंबली यूनिट देखा, वो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, वो हमारा सेकेंडरी यूनिट है। अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ये हमारा रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे स्ट्रक्चर मटेरियल, पाइप, सेक्शन पाइप, वो सब स्टोर होता है। नीट एंड क्लीन एरिया है। हमारी ज़रूरत का हिसाब का सारा सामान हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। सीट्स और प्लेट हमारी CNC मशीन के पास, जैसे आपने देखा, वहाँ पे स्टोर होती है। अभी हम यहाँ से गुजरते हुए हम अपनी वर्कशॉप में जाते हैं। तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर एंटर हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारे पास क्या है कि जैसे ऑटोमेटिक फ्लाइस ब्रिक्स मशीन में 4 ईंट से लेकर 24 ईंट तक के जो अलग अलग मॉडल है वो सारे का मैन्युफैक्चरिंग चालू है। वाइब्रो कॉम्पैक्टिंग में हमारे पास जो भी मॉडल है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा यहाँ पे वाइब्रेटिंग मशीन का बेस बन रहा है, जो आप देख रहे हैं सॉलिड प्लेट से बन रहा है। यहाँ पे ये जो अभी हमारा 24 ब्रिक्स पर स्ट्रोक वाला सबसे बड़ा आइकॉनिक मशीन है, जो 1 घंटे में 5000 ब्रिक्स बनाता है। उसकी बॉडी फैब्रिकेट हो रही है। अभी ये असेंबली स्टेज में नहीं आया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली पूरी यहीं पे होती है, तो ये अभी फैब्रिकेशन स्टेज में है। यहाँ पे हमारा वाइब्रो कॉम्पैक्टिंग मॉडल है, जो एक स्ट्रोक में 18 ईंटें बनाता है, 1 घंटे में 3500 ईंटें बनाता है। तो ये भी वन टाइप ऑफ, मान लीजिए कि 28000 ब्रिक्स पर डे का प्रोडक्शन देने वाली बहुत हैवी ड्यूटी मशीन है। और ये हम सप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक मटेरियल बैचिंग फीडिंग सिस्टम के साथ। तो और भी मैं मॉडल दिखाता हूँ आपको। ये हमारा 10 ब्रिक्स वाला हाई प्रेशर मशीन है। इसकी जो भी हमारी जो हाई प्रेशर वाली मशीनें आपको दिखेगी वो सारी की सारी सिंगल प्लेट से बनी हुई दिखेगी। हैवी ड्यूटी प्रेशर रहता है इसके अंदर, तो इसकी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं मिलेगा आपको, पूरा प्लेट से बनता है। और वाइब्रो कॉम्पैक्टिंग जो मॉडल है वो हमारा पाइप फैब्रिकेशन से बनता है। तो ये हमारी 10 ब्रिक्स वाली हाई प्रेशर वाली मशीन है, जिसमें 100 टन का प्रेशर आता है। इसी तरीके से आप सामने देखेंगे तो ये हमारी 4 ईंट वाली मशीन है, जो 1200 ब्रिक्स 1 घंटे की बनाता है। अब इसका भी बॉडी सेम है, पूरा सिंगल प्लेट में बना है, हैवी ड्यूटी प्रेशर वाला मशीन है। और ये हमारा 6 ब्रिक्स वाला है, सेम वे।
ये मशीनें आपको जो कोई मशीन असेंबली में दिखेगी, कोई फैब्रिकेशन यूनिट में दिखेगी। तो अभी जो ये देख रहे हैं ये कलर यूनिट है, कलर में जा रही है मशीन, असेंबली हो चुकी है इसकी। ये 8 हीट वाला मशीन है, 1 घंटे में 1800 ब्रिक्स बनाता है। और ये मशीन सेमी पेंटेड है, ये भी 1 घंटे में 1800 ब्रिक्स बनाता है। ये मशीन जो आप देख रहे हैं अभी पेंटिंग इसका स्टार्ट हुआ है जस्ट, तो पहले जो देखी वो असेंबली हो चुकी है, कलर बाकी है, इसका कलर हो रहा है। ये 8 हीट बनाता है, 1 घंटे में 1800। ये हमारा बनाएगा 12 ईंट एक स्टॉक में। ये 12 ईंट वाला मशीन है, 1 घंटे में 2500 ब्रिक्स बनाता है। इसमें फ़र्क ये है कि पहले हमने जो देखा वो वाइब्रेटिंग मशीन है, ये हाई प्रेशर वाला मशीन है, 125 टन का इसका प्रेस है। तो ये 12 ईंट के हिसाब से 1 घंटे में 2500 ब्रिक्स का प्रोडक्शन मिलेगा इसमें। ये हमने आपको मशीन की लाइन दिखाई, यहाँ पे उसके मिक्सचर सारे फैब्रिकेट हो रहे हैं। मिक्सचर का फैब्रिकेट, असेंबली एंड कलर यूनिट यहाँ पे होता है। जो 18 ईंट वाला बड़ा मशीन हमने दिखाया आपको, वो मशीन यहाँ पे हमारा बैचिंग सिस्टम बनता है उसका। ये हमारा 3 बिन फीडर है जिसका अभी असेंबली एंड ट्रायल चलेगा। तो ये बैचिंग सिस्टम है जो वाइब्रो मशीन के साथ जाएगा। और पूरे वर्कशॉप में आप देख पा रहे हैं कि हमारा बेंडिंग मशीन, जहाँ वी बेंडिंग होता है तो हमारे पास वी बेंडिंग मशीन है, CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन है, मोल्ड वगैरह बनाने के लिए हमारे पास प्लानर मशीन है जो लेटर ऑन आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा पूरे मशीन का फैब्रिकेशन यानी असेंबली होता है हर एक यूनिट का। मान लीजिए वो प्रेस हो गया, वाइब्रो प्रेस हो गया, मिक्सचर हो गया, या तो बैचिंग सिस्टम हो गया। मोल्ड का भी मशीनिंग एंड असेंबली यहीं पे दिखाता है, मैं आगे आपको लेटर ऑन वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे मोल्ड या तो क्रिटिकल मशीनिंग वाले जो मशीनरी, जो भी स्पेयर पार्ट हमारे मशीन में लगते हैं, उसका कुछ मशीनिंग पार्ट में दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा शेपिंग मशीन, जिसमें मोल्ड या बॉटम टेबल, टॉप टेबल जो भी हो हमारा इन हाउस मशीनिंग होता है। अगर इससे बड़ा जॉब है तो हमारा प्लानर मशीन पे होता है। ये प्लानर मशीन भी सेम काम करता है लेकिन वो बड़े यूनिट के लिए है। तो अभी मतलब मान लीजिए कि टॉप बॉटम प्लेट होता है, मोल्ड होता है, उसका ट्रे होता है, वो सारा यहाँ पे इन हाउस मशीनिंग करके ही लगता है। रॉ मटेरियल हम नहीं लगाते, सीधा मशीनिंग करके ही लगाते हैं। तो जैसे देख रहा है कि हमने जो प्लेन मशीनिंग होता है जो, उसके लिए शेपिंग और प्लानिंग मशीन का आपको विजिट करवाया। अभी ये हमारा लेथ मशीन शॉप है जहाँ पे हमारा टर्निंग एंड एसेंट्रिक टर्निंग, वाइब्रेटिंग, शाफ्ट एंड पुलिज वगैरह मशीनिंग होते हैं। हमारे पास वेरियस टाइप एंड वेरियस साइजेज के लेथ मशीन्स है। जो भी हमारा मशीनिंग होता है वो इन हाउस होता है, जैसे आप ये वर्कशॉप हमारा देख सकते हैं। ये हैवी ड्यूटी मशीन है, यहाँ पे बड़े जो भी रोलर्स वगैरह मिक्सचर के होते हैं वो असेंबली होते हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक यार्ड है, रेडी मटेरियल भी यहीं पे स्टोर होता है। वो छोटे काम करने के लिए लेथ मशीन है। तो ये लेथ का मशीन शॉप हो गया। जो हमारा स्ट्रक्चर मटेरियल का जो कटिंग है वो भी हम गैस कटिंग से ना करते हुए या तो बेंडसो मशीन से करते हैं, या तो हमारे पास आयरन वर्कर मशीन है जो कि हमारा काम बहुत फास्ट बनाता है। ये आयरन वर्कर जो है वो चैनल, एंगल एंड पाटापट्टी कटिंग करने के लिए एक्यूरेटली कट करता है, जिससे हमको फाइनल जो हमारी मशीन की क्वालिटी है वो गेन करने में आसानी होती है। अभी हम देख रहे हैं हमारा ड्रिलिंग सेक्शन, जहाँ पे हम जो ब्रिक्स का मोल्ड है, पंच एंड अदर जो भी ड्रिलिंग एंड टैपिंग के असेंबली होती है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेडियल ड्रिल मशीन है जहाँ पे हम ड्रिलिंग करते हैं। ये भी रेडियल ड्रिल मशीन है वेरियस कैपेसिटी के। यहाँ पे हमारे पास प्लॉटिंग मशीन भी है। जो ब्रिक्स का मोल्ड में टैपिंग एंड ड्रिलिंग जो भी होता है वो इस सेक्शन में होता है। तो ये ड्रिलिंग सेक्शन हो गया हमारा। हमारे मशीन में जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो तो होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम जो पावर पैक वगैरह है वो हम आउटसोर्स ना करते हुए इन हाउस बनता है। यहाँ पे आप हाइड्रोलिक पावर पैक का असेंबली देख सकते हैं, जिसमें हम यूकेन कंपनी के ओरिजिनल यूकेन इंडिया कंपनी के वाल यूज़ करते हैं। और टोटली फैब्रिकेशन से लेके असेंबली एंड ट्रायल तक हमारा इन हाउस प्रोसेस है, वो यहाँ पे असेंबली का काम आप देख सकते हैं। ये हमारा स्टोर यूनिट है। जो बाहर से जो बॉट आउट आइटम होते हैं, गियर, मोटर, बेरिंग, पेडेस्टल, वो यहाँ पे स्टोर करते हैं। मान लीजिए गियर हो गए, बेरिंग, पेडेस्टल हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, फास्टनर्स हो गए, चैन एंड चैन व्हील हो गई, ये सब यहाँ पे हम स्टोर करते हैं परमानेंटली। और जैसे ही उसका यूटिलाइज होता है वो इश्यू होकर अंदर असेंबली के लिए चला जाता है। तो ये स्टोर सेक्शन है हमारा। तो दोस्तों आपने देखा कि दिनेश सुथार साहब की जो एंडीवर इंटेलिजेंट इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, मेक इन इंडिया कर रही है और हमारे देशवासियों के अलावा मैं समझता हूँ दुनिया भर में लोगों को रोजगार दे रही है और विकास में एक बहुत बड़ी कारक बन रही है, इतना बड़ा फैक्टर। एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल सर कि आपने मुझे मौका दिया आपकी कंपनी दिखाने का, आपकी फैक्ट्री और क्लाइंट साइड पे जो आपने विजिट कराया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट।
इतना वक्त दिया आपने मेरे दोस्तों के लिए मुझे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे सारे दोस्त बड़े एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि भाई आखिर हमारा कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये मशीन की कॉस्ट कितनी रहेगी और इसके अलावा और क्या एक्सपेंसेस रहने वाले हैं। मशीन की प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो सबसे हमारे पास जैसे कि रेंज बहुत बड़ी है। सबसे छोटी हमारी मशीन है 4 ब्रिक्स वाली मशीन, हम बोलते हैं 1200 ब्रिक्स 1 घंटे में बनाती है, तो उसका प्राइस है 14,50,000। जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन इसमें अलग है। हर एक मॉडल का अगर मैं बताऊँ तो 8 हीट वाली मशीन जो 1800 वाली मॉडल है वो हमारा 20,70,000 का है, और 12 हीट वाली जो मशीन है जो 2500 ब्रिक्स बनाती है, जो हम फुल्ली ऑटोमेटिक अभी देख के आए हैं, तो 12 हीट वाली मशीन हमारी है 28,50,000 की। 18 हीट वाली मशीन जो 3500 बनाती है वो है हमारी 40 लाख प्लस जीएसटी, और 24 ब्रिक्स वाली जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो 1,24,00,000 की है, क्योंकि वो हम ऑफर करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक बैचिंग फीडिंग सिस्टम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट। छोटी मशीनें जो मैंने प्राइस आपको बताई उसमें पैलेट्स और कुछ एसेसरीज है जो 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपये की वो एक्स्ट्रा लगती है। और बाकी इसमें अगर कस्टमर कोई चाहे कि भाई हमको मटेरियल फीड ऑटोमेटिकली करना है तो बैचिंग सिस्टम का अलग से प्राइस है, और अगर स्टैकर सिस्टम अलग से लेना है पैलेट को स्टैक करने के लिए तो स्टैकर सिस्टम का अलग है। मॉड्यूलर प्लांट है, कितने भी छोटे बड़े मॉडल में आप जो एसेसरीज उसमें लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक प्राइस बता दी सब मॉडल की। 14 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक की हमारी मशीन की प्राइस है। दोस्तों मैं कहता हूं कि आप अपने मार्केट के हिसाब से, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। कभी ये मत सोचिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आप अपनी स्थिति बेहतर समझते हैं, अपना मार्केट बेहतर समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो मार्केट रिसर्च करिए। बिना मार्केट रिसर्च करे कोई काम शुरू मत करिए, और इन्वेस्टमेंट उतना करिए जो आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी कॉस्ट हो सकती हैं सर। दिनेश जी, क्या क्या कॉस्ट हैं जो मेरे दोस्तों को एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है? जो माइंड में रखने वाली बात है, जो हिडन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, कि मशीन मैन्युफैक्चरर अगर रिवील करता है तो इट्स गुड, जैसे हम कर देते हैं कि भाई हाइड्रोलिक ऑयल लाना है, छोटा इन्वेस्टमेंट है लेकिन है। हाइड्रोलिक ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिक केबल्स हो गए, फाउंडेशन बोल्ट्स हो गए, और पैलेट हो गए। पैलेट का एक इन्वेस्टमेंट बड़ा इन्वेस्टमेंट है अगर आप बड़ी मशीन लगाते हैं तो। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 हीट वाली मशीन लगाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका करीब करीब 10-12 लाख रुपये पैलेट में चला जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी इससे भी बड़ी मशीन में बात करूं जो मैंने 1.5 करोड़ रुपए की बोली जो 24 ब्रिक्स बनाती है, तो उस मशीन में आपका करीब करीब 35 लाख का पैलेट का खर्चा आता है। तो ये सब क्या है कि एसेसरी हम रिवील कर देते हैं कि इतना इतना प्राइस आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है। बाकी स्टैंडर्ड जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन है। इंस्टॉलेशन का कोई खर्चा नहीं है, इंस्टॉलेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। ट्रेनिंग का भी कोई खर्चा नहीं है। 1 साल तक हमारी वारंटी रहती है। मशीन में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम आती है तो 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हम देते हैं जी। उसके अलावा बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, स्पेस है, लेबर है और ज़मीन चाहिए, वो लोकल जो खर्चे है वो सब खर्चे भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि पूरा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से बना के तब आप आगे बढ़िएगा। और मैं समझता हूँ कि 2004 से आप ये मशीनें बना रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारी तो आपको दिनेश सुथार साहब ही दे सकते हैं। बाकी जानकारी आप खुद मार्केट सर्वे करके जुटाइए। पर मेरे दोस्तों के लिए बताइए दिनेश साहब कि अगर वो मान लीजिए ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं, किस किस इलाके से हैं जहाँ से वो आपको संपर्क कर सकते हैं? क्या सिर्फ हिंदुस्तान में या फिर हिंदुस्तान के बाहर कहाँ कहाँ पे आप मशीनें सप्लाई कर सकते हैं? हमारी एक्सपोर्ट मार्केट भी है, लेकिन टू बी फ्रैंक इंडिया में तो हर कोने में ऑलमोस्ट हमारी मशीन लगी हुई है। और बाहर के कंट्री, फॉरेन कंट्री में बात करें तो नेपाल, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका भी हमारा मार्केट है। तो श्रीलंका में भी हम वाइब्रो कॉम्पैक्टिंग मशीन भेज चुके हैं, नेपाल में भी भेज चुके हैं, श्रीलंका में हमने हाई कॉम्पैक्शन वाला मशीन भेजा हुआ है। तो फॉरेन में जाता है, लेकिन इंडिया में भी कोई अगर हमारी विजिट करना चाहता है, हमारी फैक्ट्री विजिट करना चाहता है, टेलीफोनिकली, ईमेल पे, यूट्यूब पे, हर जगह अवेलेबल है जी। तो अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि अगर वो आना चाहते हैं विजिट, और मैं हमेशा कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ विजिट करिए, क्योंकि जब आप आएंगे, मशीन देखेंगे, फैक्ट्री देखेंगे, बात करेंगे, तो आपको बहुत सारी इंसाइट पता लगेगी, क्योंकि वीडियो में तो बहुत लिमिटेड जानकारी होती है। तो अगर वो आना चाहते हैं आपकी फैक्ट्री, तो क्या एड्रेस वगैरह रहेगा? नहीं, मोस्ट हम वही इंसिस्ट करते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम आपको कंपनी डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। और हमारी कंपनी अगर कोई विजिट करना चाहे तो हमारी कंपनी का नाम है एंडेवर इंटेलिजेंट इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी लोकेटेड है सर्वे नंबर 1206 मोटेरा रोड, महसाना, गुजरात। और हमारा टेलीफोनिकल भी हमारा कांटेक्ट हो सकता है 9427352508 जी। और यही व्हाट्सएप नंबर है आपका? यही व्हाट्सएप नंबर है। इस पे भी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और जो मैंने लोकेशन बताया वहाँ पर भी। दोस्तों ये सब जानकारी आपको नीचे चलती हुई भी मिल जाएगी, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पर मेरे सभी दोस्त ये जानना चाहते हैं कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मशीन है कल को ख़राब हो गई
तो उसके लिए कोई गारंटी वारंटी आप देते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स की गारंटी वारंटी देते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी मोटर्स लगती हैं। वैसे हमारे मोटर्स और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम भी हमारा इन हाउस डेवलप किया हुआ है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी हम वेल नोन ब्रांड का ही लेते हैं, सोलेनॉइड वाल्व्स वगैरह। पीएलसी भी हम वेल नोन ब्रांड का लेते हैं। मोटर्स वगैरह का भी हमारा गारंटी वारंटी रहता है। ओवरऑल मशीनरी का 1 साल का तो वारंटी है, लेकिन हम वारंटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए कि मशीन को 1 साल के लिए नहीं लगाता है। तो मशीन जब 1 साल की वारंटी के बाद भी कंपनी आपके साथ खड़ी रहेगी, एश्योरिटी है। क्योंकि आजकल करते करते हमारे 18 साल इस मार्केट में हो चुके हैं, तो 8-10 साल पुरानी मशीन तो मैं आज भी आपको रन होती हुई दिखा सकता हूँ। तो 1 साल के बाद भी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वारंटी ख़त्म हो गई तो अब सर्विस नहीं देगी कंपनी की सर्विस हमेशा आपको अवेलेबल रहेगी। तो सर्विस और स्पेयर पार्ट की एश्योरिटी, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ अपने दोस्तों के अवेयरनेस के लिए बताना चाहता हूँ कि हर बिजनेस के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ डार्क साइड होती हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, वो भी आप ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि भाई आपका बिजनेस फेल प्रूफ रहे, सक्सेस आपकी गारंटेड रहे। तो अगर आप मेरे दोस्तों को थोड़ा बताना चाहें, एजुकेट करना चाहें, क्या डार्क साइड्स हो सकती हैं, क्या उनको चैलेंजेस आ सकते हैं इस बिजनेस में? वैसे कोई भी बिजनेस करेंगे तो जो रिस्क फैक्टर रहता है, ये जो मेहनत मांगेगा, जो इन्वेस्टमेंट मांगेगा, वो तो हर एक बिजनेस में रहेगा। लेकिन जो डार्क साइड की अगर पर्टिकुलर बात करें तो सबसे पहला आज की डेट में जो मार्केट में, क्योंकि ऑनलाइन फिंगर टिप के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो एक डार्क साइड ये है कि कस्टमर प्राइस इफेक्टिव प्रोडक्ट मांगेगा। डेफिनेटली रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, लेकिन ये एक फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन और कॉन्क्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन में एक ऐसा फंडा है कि भाई सस्ता मशीन लेंगे, तो ये थोड़ा संभालने वाली बात है कि सस्ते के पीछे भागने से बेटर है कि आप कंपनी का बैकग्राउंड चेक करिए, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चेक करिए, कंपनी का सर्विस नेटवर्क चेक करिए, सर्विस नेटवर्क कितना है, सर्विस करने का प्रोसेस उनका क्या है, तो हेडेक नहीं होगा। दूसरा है आपका रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी थोड़ा देखना पड़ेगा। थर्ड चीज़ है कि चीज़ अच्छी बनाइए। ब्रिक्स अगर आपकी शुरू में ही अच्छी बन गई और अच्छा मार्केट पकड़ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर शुरू में ही प्रॉफिट कैलकुलेट करके अगर हम ब्रिक की क्वालिटी डाउन करेंगे तो बाद में फिर दिक्कतें आ सकती हैं। तो छोटे मोटे जो मतलब होता है हर एक बिजनेस में रिस्क, वही है, बाकी कोई ऐसा कोई मेजर नहीं है। बाकी पैसा बचाने का सोचने से बेटर है कि मशीन अच्छा लीजिए। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि दोस्तों मशीन अच्छा लेंगे तो अच्छे प्रोडक्शन होगा। और जैसा कि सुथार साहब कह रहे हैं कि अपने कस्टमर के साथ में किसी भी तरह की कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, अच्छी ब्रिक्स बना के उनको दीजिए, क्योंकि वो बहुत सपने बुन रहे हैं। कोई घर बना रहा है, कोई ऑफिस बना रहा है, कोई सरकार जनता का पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगा रही है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से। तो ये हमारे देश का सपना है, हमारे लोगों का सपना है। मैं समझता हूँ कि उनको मजबूती दीजिए, उनके सपनों को मजबूत बनाइए, कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, चाहे 4 पैसे कम कमा लीजिए। और कोई भी पब्लिसिटी हो दोस्तों, गुडविल बहुत ज़रूरी है। सद्भावना अगर आपकी नहीं होगी, अगर आपका नाम खराब हो जाएगा तो आप कैसे बिजनेस करेंगे। तो बहुत सुधार साहब ने बहुत बड़ी डार्क साइड बताई। जो लोग ये सोचते नहीं हैं कि 2 रुपये की जगह 2.5 रुपये का प्रॉफिट कमा लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अरे भाई ओपीसी सीमेंट अगर आपको लगता है 2 पैसे महंगा है तो ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर लीजिए, कम से कम ब्रिक्स में स्ट्रेंथ तो आ रही है और जल्दी बन रही है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। आप सप्लाई आपकी लाइन अच्छी है, तो मैं समझता हूँ एक रेसिलिएंट सप्लाई चेन आपकी बनी रहे, लोग आप पे ट्रस्ट करते रहें। तो ये ज़रूरी है कि आप भी क्वालिटी दीजिए और क्वालिटी मशीन लीजिए, ना सिर्फ दीजिए बल्कि लीजिए भी। बाकी जो भी जानकारी चाहिए सुथार साहब और उनकी टीम से लीजिए। मैं समझता हूँ वीडियो में सारी जानकारी देना ज़रूरी नहीं है, पर एक चीज़ हमेशा कहता हूँ मैं कि आप जो भी बिज़नेस करें बहुत सोच समझ के करें और जीवन में निर्णय ज़रूर लें। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास निवेश करने को राशि है तो मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ अपने दम पे, अपनी इच्छा शक्ति के दम पे, जोश जज्बा जुनून और जिद के दम पे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और कुछ भी हासिल करने के लिए दोस्तों आपको फैसले लेने पड़ते हैं, निर्णय लेना पड़ता है। चाहे 1000 मील भी दूर आपकी मंजिल हो, पर निर्णय बहुत ज़रूरी है और निर्णय हाँ या ना में लिया जाता है। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, डिसीजन ज़रूर लीजिए। ना कर लीजिए कोई बात नहीं, कोई दूसरा काम करेंगे उसके लिए डिसीजन लीजिए, लेकिन डिसीजन ज़रूर लीजिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। धन्यवाद आपका विजिट करने के लिए। नमस्कार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।